हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में समाजशास्त्र का जो नया सिलेबस है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग उसको मैंने अपने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। और मैं आपके सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का लगातार सभी यूनिट्स को अपलोड कर रही हूँ। यानी मैंने आपकी जितनी भी यूनिट्स है मैं उनको सीरियल वाइज से अपलोड कर रही हूँ। हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को, वो भी नोट्स के साथ अच्छे से समझाकर। और मैंने मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैं सभी वीडियोस को ऐड कर देती हूँ। तो आप बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र की प्लेलिस्ट को ओपन करके आप अपने किसी भी यूनिट्स को पढ़ सकते हैं। तो मैं लगातार आपकी क्लास चला रही हूँ सोशियोलॉजी की। तो देखिए, जो आपका यूनिट नंबर 5 है सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी में, वो है भारतीय समाज की बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें आपको पढ़ना है जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार। तो देखिए, आपके यूनिट 5 का पार्ट नंबर 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपका एक टॉपिक धर्म वर्ग को पूरा कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है जाति और संयुक्त परिवार। ये दो टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाति क्या है। तो आज का वीडियो आपके यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2 होगा और इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी जो पार्ट 3 होगा। तो 3 पार्ट्स में आपकी ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपके में टॉपिक ज्यादा है तो इसलिए मैंने पार्ट में आपकी वीडियोस को डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, जाति शब्द अंग्रेजी कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब देखिए, जो जाति शब्द है हिंदी में, वो अंग्रेजी यानी इंग्लिश का जो कास्ट शब्द है उसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। यानी जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। यह पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ शुद्ध जाति है। अब देखिए, जो कास्ट है, जो कास्ट शब्द है, ये कास्ट वो पुर्तगाली शब्द यानी पुर्तगाली लैंग्वेज का एक शब्द है कास्टा, जिससे बना है कास्ट। और कास्टा का अर्थ होता है, कास्टा की मीनिंग होती है शुद्ध जाति यानी एकदम प्योर जाति। इस प्रकार जाति का अर्थ एक विशेष अनुवंशिक सामाजिक समूह से लगाया जाता है, जबकि भोजन और विवाह भी अपनी प्रथाओं पर आधारित है। अब देखिए, समाज में जितनी भी जातियों के लोग रहते हैं सबके कुछ न कुछ अलग अलग थोड़ा अपने रीति रिवाज होते हैं। मतलब रहन सहन, ये सारी चीजें तो एक ही होती हैं समाज की जो संस्कृति है, लेकिन लोग अपने अपनी जाति के अकॉर्डिंग भी रहते हैं। उनका रहन सहन, उनका जीवन अपने जाति के हिसाब से वो गुजारते हैं, जबकि भोजन और विवाह भी अपनी प्रथाओं पर आधारित है। यानी कुछ जातियों के जो लोग हैं उनके भोजन अलग हैं, भोजन तक बटे होते हैं। विवाह का मतलब कि अपने जाति के अंदर ही विवाह करेंगे। भोजन का मतलब भोजन पर प्रतिबंध लगा होता है, हमें ये चीजें इस दिन नहीं खानी है, या फिर हम मांस मछली नहीं खाएंगे, हम सब्जियां खाएंगे। कुछ लोग मांस मछली खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं। तो वही मतलब है कि भोजन और विवाह भी अपनी अपनी प्रथाओं पर आधारित है। किसी कास्ट में ऐसा है कि उन्हें भोजन में हर एक चीज चल जाता है, चाहे वेज हो नॉन वेज हो। विवाह भी अपने कास्ट के बाहर कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो नहीं करते हैं, अपनी कास्ट के अंदर ही शादी को करते हैं। तो स्टूडेंट, जाति का यही अर्थ होता है। अब देखिए, जाति की परिभाषा क्या है, क्योंकि जब एग्जाम में आपसे जाति का अर्थ पूछे तो आप अर्थ लिखने के साथ साथ परिभाषा जरूर लिखिएगा। परिभाषा लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, J.H. हट्टन के अनुसार, J.H. हट्टन एक समाजशास्त्री, एक विद्वान रहे हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जाति के ऊपर एक परिभाषा लिखते हैं। अब देखिए, ये परिभाषा क्या कहती है। ये कहते हैं कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे के पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन पढ़कर ही आपको ये बात क्लियर हो गई होगी
जाति क्या है? देखिए फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए जाति एक ऐसी व्यवस्था है, यानी समाज में रहने वाले जो लोग हैं कोई भी एक जाति का नहीं है, सबकी अलग अलग जातियां हैं। तो कहने का क्या मतलब कि सबकी जब अलग अलग जातियां हैं तो जाति क्या हुई? समाज की एक व्यवस्था हो गई, जिसके अंतर्गत एक समाज एक अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे को पृथक इकाइयों में विभाजित करता है। देखिए समाज में जो जातियां हैं एक दूसरे को पृथक इकाइयों, पृथक का मतलब अलग अलग इकाइयों में बांटती हैं। जैसे अगर एक समाज की जनसंख्या 1 लाख मान लीजिए, कोई बहुत बड़ा समाज है, तो अब वहाँ 1 लाख लोगों में तो हर कोई एक जाति का नहीं है। उसमें से जो 200 लोग हैं अलग जाति के, 500 लोग हैं वो अलग जाति के, फिर 500 अलग जाति के। तो क्या सब अलग अलग जातियों में विभाजित हो रहे हैं और उन्हें अलग अलग कर रही है, यानी उनकी जाति उन्हें एक दूसरे से अलग करती है तो सभी मनुष्य, लेकिन उनकी जातियां एक दूसरे से अलग करती है, पृथक बनाती हैं। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यानी अब जो ऊंची जाति है उनका नीची जाति से ऊंच नीच का व्यवहार होता है। यानी जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हें ये लगेगा कि हमें नीची जाति के लोगों से नहीं बोलना है, दूर रहना है, इनसे मतलब भेदभाव ही रखते हैं और उनसे मतलब कि छुआछूत का भेदभाव भी रखते हैं। उनमें टच नहीं होते हैं जो नीची जाति के लोग होते हैं, तो ऊंची जाति के लोग उनमें टच नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में रहने वाले लोगों को ऊंच नीच के आधार पर बांट देती है। ऊंची जाति, नीची जाति, इन आधारों पर बांट देती है। तो आई होप आपको जाति क्या है समझ में आ गई होगी। देखिए एक और डेफिनेशन है जाति की, प्रोफेसर हर्बल रिजले महोदय का मत है। देखिए प्रोफेसर हर्बल रिजले ये एक मतलब मत कह देते हैं, एक परिभाषा देते हैं जाति पर। यह परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पुरुष या देवता से उत्पत्ति और एक ही पारस्परिक व्यवसाय को अपनाने का दावा करती तथा उन लोगों की दृष्टि में समरूप समाज का निर्माण करती है जो अपने मत देने योग्य हैं। देखिए कहने का ये मतलब है कि परिवार या परिवारों के समूह का एक संकलन है, क्योंकि जब एक परिवार के लोग होंगे तो वो एक ही जाति के होंगे और जातियों में अपने अपने कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें उन्हें अपना व्यवसाय भी निश्चित होता है कि अगर हम इस जाति के हैं तो हमारा ये व्यवसाय है तो हम वही व्यवसाय करेंगे। जैसे अगर बढ़ई को देख लीजिए, तो अगर वो बढ़ई है तो उनका काम ही क्या है? फर्नीचर बनाना, मेज, ये सब सारी लकड़ी के सामान को बनाना ही उनका काम होता है। तो जाति के हिसाब से काम क्या है? निश्चित भी होते हैं। मतलब सारी जातियों में तो नहीं होते हैं मगर कुछ जातियों में निश्चित होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जाति प्रथा की विशेषताएं। जाति जो है उसकी विशेषताएं क्या है, तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है। तो अब देखिए जाति जो है वो 2 प्रकार की है। इसको जाति प्रथा को, इसकी विशेषता को 2 भागों में बांटा गया है। जाति की विशेषताओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है विद्वानों द्वारा जाति की विशेषताएं, दूसरा है जाति की सामान्य विशेषताएं। अब देखिए विद्वानों के द्वारा जो जाति की विशेषताएं हैं बेहद इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करो, तो सबसे पहले जाति का अर्थ लिखिएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया, कम से कम 1 से 2 बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, 2 तो लिख ही दीजिएगा। 2 डेफिनेशन लिखने के बाद आप जाति की विशेषता को लिखना शुरू कीजिएगा। और देखिए पेपर में अगर न पूछे कि जाति की विद्वानों के द्वारा विशेषताओं को बताइए, तो आप वो विशेषता जो भी आपको पढ़ाऊंगी आप लिख दीजिएगा, क्योंकि जब कुछ ना पूछे तो आप विशेषता लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको तब तो ये नहीं पता है कि प्रोफेसर के अनुसार पूछ रही है, विद्वानों के अनुसार पूछ रही है या सामान्य पूछ रही है। सम टाइम क्या होता है कि पेपर में एकदम दे देता है कि विद्वानों के द्वारा जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या जाति की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अब इन दोनों को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे विद्वानों द्वारा जाति की विशेषताएं। देखिए विद्वानों द्वारा, डॉक्टर घुरिये के अनुसार, देखिए डॉक्टर घुरिये विद्वान रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, जो अपने अनुसार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अकॉर्डिंग जाति की विशेषता के बारे में बताते हैं कि जाति की क्या क्या विशेषताएं हैं।
देखिए पहला है संस्तरण व्यवस्था। डॉक्टर घुरिये के अनुसार जाति की व्यवस्था में पहली विशेषता है संस्तरण व्यवस्था। देखिए संस्तरण का मतलब स्टूडेंट्स होता है अस्थिकरण, सामाजिक अस्थिकरण की व्यवस्था। अस्थिकरण का मतलब ये है, सामाजिक अस्थिकरण ये होता है कि एक समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उन्हें अलग अलग मतलब ऊंच नीच के स्तरों में बांट देना, स्तर उनका अस्थिकरण कर देना। अस्थिकरण कैसे होगा? अब समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं एक जाति के तो नहीं है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, किसी की जाति ऐसी है कि न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है। तो ये क्या हो रहा है, एक अस्थिकरण में बट रहे हैं, ऊंच नीच, ये क्या है, ऊंची जाति नीची जाति। तो ये क्या हो रहा है, उनका स्तर बढ़ रहा है कि कुछ ऊंचे स्तर पे हैं, कुछ नीचे स्तर पे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो जाति है एक अस्थिकरण की व्यवस्था है। समाज में व्यक्ति जाति के द्वारा ही ऊंच नीच के व्यवहार में, ऊंच नीच के भेदभाव में बट जाता है, उसकी व्यवस्था में बट जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। समाज में यही व्यवस्था हमेशा पहले आती है क्योंकि जाति के हिसाब से ही उनका स्तर बांट दिया जाता है, ऊंचे नीचे सभी लोग। दूसरा है समाज का खंडनात्मक विभाजन। अब देखिए घुरिये के अनुसार दूसरा विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। क्योंकि जब जाति अलग अलग बढ़ जाती है तो क्या हो रहा है, समाज का विभाजन हो रहा है। समाज में रहने वाले जाति जो हैं वो अलग अलग बढ़ जाती हैं, किसी के कुछ रीति रिवाज, किसी के कुछ खान पान, किसी के दूसरे। तो क्या है कि एक ही समाज जो है वो अलग अलग जातियों में उनका विभाजन हो गया, बट गया। तीसरा है नागरिक धार्मिक नियोग्यताओं और विशेषाधिकार। अब देखिए डॉक्टर घुरिये के अनुसार ये कहते हैं कि नागरिक धार्मिक नियोग्यताओं और विशेषाधिकार, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके कुछ अपने अलग ही योग्यता होती है, अपने अलग ही विशेषाधिकार होते हैं, अधिकार होते हैं। नीची जाति के लोग को उतना अधिकार नहीं होता है जितना कि ऊंची जाति के लोगों को होता है। तो भी ये भी समाज की एक विशेषता है। अब देखिए घुरिये के द्वारा विशेषता में चौथी विशेषता है सामाजिक एवं भोजन संबंधी प्रतिबंध। अब देखिए सामाजिक एवं भोजन संबंधी प्रतिबंध का ये मतलब है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं एक जाति के तो हैं नहीं, अलग अलग जातियां हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ जातियों में सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, वेज खाते हैं। तो देखिए उनकी जातियों में ये सारी भी चीजें होती हैं कि हम इस जाति के हैं, हमारी जाति में मांस मछली अंडा नहीं खाना है तो हम नहीं खाएंगे, हम ऐसी जाति में है कि हमें मांस मछली अंडा खाना है तो हम खाएंगे। तो जाति के हिसाब से जो भोजन है उस पर भी प्रतिबंध लगा होता है कि क्या भोजन हमें खाना है और क्या नहीं खाना है। उसके बाद देखिए पांचवी विशेषता है वैवाहिक संबंधी प्रतिबंध। अब देखिए घुरिये के अनुसार जो वैवाहिक यानी विवाह है वो भी एक, उस पर भी प्रतिबंध लगा होता है। कैसा प्रतिबंध लगा होता है कि अगर हम इस जाति के हैं तो हम इसी जाति के लोगों में विवाह करेंगे, अगर हम ऊंची जाति के हैं तो ऊंची जाति में ही विवाह करेंगे, नीची है तो नीची जाति में विवाह करेंगे, जिस जाति में है उसी जाति में करेंगे। बहुत कम रेयर केस ऐसा होता है कि मतलब जाति के बाहर विवाह हो जाता है, मगर ऐसा होता नहीं है, सब कोई अपनी जाति में ही विवाह करता है। उसके बाद अगला है जातिगत व्यवसाय। देखिए जातिगत व्यवसाय का मतलब कि समाज में जातियों का अपना निश्चित व्यवसाय भी होता है, सभी जातियों का नहीं होता है मगर कुछ जातियों का एकदम निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, बढ़ई का हो गया, कुम्हार का बर्तन बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़े बनाना, मछुआरे का क्या काम हो गया, मछली पकड़ना और उसको बेचना। तो क्या है कि जाति के हिसाब से उनके काम क्या है, निश्चित हो गए हैं, तो वो अपनी जाति के अकॉर्डिंग ही अपने कामों को करते हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी करते हैं और करते भी हैं। तो ये थी डॉक्टर घुरिये के अनुसार विशेषता। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपसे विद्वानों के द्वारा जाति की विशेषता पूछे तो आप डॉक्टर घुरिये के बारे में लिखिएगा। और अभी आपको एक और विद्वान का बता रही हूँ, एन.के. दत्ता के अनुसार जाति की विशेषता, इनका लिख दीजिएगा। और अगर पेपर में अलग अलग से ही पूछ दे कि डॉक्टर घुरिये के अनुसार जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो जो अभी आपको पढ़ाया आप लिख दीजिएगा। अगर पूछ दे एन.के. दत्ता के अनुसार लिखिए, तो जो अभी पढ़ाने जा रही हूँ वो लिख दीजिएगा।
अगर सिर्फ पूछ दे विद्वानों के अनुसार, अगर लॉन्ग में पूछ दे तो आप दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखिए पहला है एन.के. दत्ता के अनुसार जाति की विशेषता में वैवाहिक प्रतिबंध। देखिए एन.के. दत्ता ये कहते हैं कि जो विशेषता बताते हैं कि जाति के अंदर वैवाहिक प्रतिबंध होना चाहिए, यानी अपने जाति के अंदर ही क्या है, विवाह करना चाहिए। दूसरा है भोजन संबंधी प्रतिबंध। देखिए सारी चीजें लगभग थोड़ा थोड़ा सेम ही है दोनों में, इसलिए आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। भोजन संबंधी प्रतिबंध का ये मतलब हुआ कि हम इस जाति में हैं, हमें वेज नहीं खाना है, हम नॉनवेज खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाना है, वेज खाएंगे। तो जातियों में क्या है, भोजन पे भी प्रतिबंध यानी रोक लगी होती है, फिर वो उसी हिसाब से भोजन करते हैं। तीसरा है निश्चित व्यवसाय प्रतिबंध। देखिए इसमें निश्चित व्यवसाय प्रतिबंध होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हम इस जाति के हैं तो हमें यही काम करना रहे, प्रतिबंध इस पर लगा होता है। लेकिन घुर्गे में क्या है, ऐसा नहीं है, एक जातिगत व्यवसाय होता है, मगर इनके दत्ता में ऐसा नहीं है। फिर देखिए सामाजिक संस्तरण। देखिए सामाजिक संस्तरण उसमें भी था डॉक्टर घुर्गे में, तो मैंने आपको बताया था कि ऊंच नीच की व्यवस्था होना, समाज में ऊंची जाति नीची जाति की जो व्यवस्था है वो सामाजिक संस्तरण कहलाती है। देखिए पांचवा है व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर जीवन प्रयत्न के लिए निश्चित होती है। अब देखिए एन.के. दत्ता में जो ये एक विशेषता है जाति की, बेहद इम्पोर्टेंट विशेषता है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के टाइम से ही वो एक जाति में ही जन्म लेता है। देखिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो बिना जाति का पैदा हो जाए, हर कोई किसी न किसी जाति में जन्म लेता है, और जाति क्या है, जन्म के आधार पर हमेशा हमेशा के लिए निश्चित हो जाती है। अगर किसी ने ऊंची जाति में जन्म ले लिया तो बचपन से लेकर जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी जाति वही रहेगी, वो अपनी जाति को चेंज नहीं कर सकता। जो नीची जाति का है, अगर नीची जाति में पैदा हो गया तो भी वो अपनी जाति को क्या है, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये पैदा होते ही जाति मिल जाती है, और जीवन प्रयत्न का मतलब जिंदगी भर के लिए ये जाति निश्चित हो जाती है। कोई भी इसमें परिवर्तन, कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। देखिए छठा है संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित है। देखिए इनके दत्ता के अनुसार जो संपूर्ण जाति की व्यवस्था है, यानी जाति की जो सभी व्यवस्थाएं हैं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित होती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंची जाति मानी जाती है, तो इसलिए इनकी श्रेष्ठता पर आधारित होती है। सुरेश देखिए मैंने आपको विद्वानों में डॉक्टर घुर्गे के अनुसार, इनके दत्ता के अनुसार बहुत अच्छे से विशेषताएं समझा दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए कि जाति को स्पष्ट करते हुए जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अब देखिए सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं जाति की कौन कौन सी हैं? देखिए सामान्य विशेषता में पहला पॉइंट है जाति एक बंद वर्ग होने के कारण इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई मनुष्य किसी जाति में जन्म ले लिया तो वो अपनी जाति को जिंदगी भर के लिए बदल नहीं सकता, बस पैदा होते ही जाति मिल जाती है, क्योंकि ये जन्म आधारित व्यवस्था है। जन्म होते ही, क्योंकि कोई बिना जाति का पैदा नहीं होता है, और इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते कि अगर हम नीची जाति के हैं तो अपनी जाति को बदल कर ऊंची कर लें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ना ऊंची जाति के लोग भी बदल सकते हैं और ना नीची जाति के लोग बदल सकते हैं, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए दूसरा है जाति का आधार अंतर विवाह है, कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता। अब देखिए जाति में अपने ही जाति के अंदर विवाह करना होता है। कोई व्यक्ति अगर चाहे हम जाति के बाहर कर ले तो करते नहीं है, कर नहीं सकते, उनकी फैमिली वाले लोग उन्हें अलाउ नहीं करते, क्योंकि जाति में अपने ही जाति के अंदर विवाह करना है। और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर क्या है, शादी नहीं कर सकता। हर किसी को अपनी जाति के अंदर ही शादी करनी है। अब देखिए सामान्य विशेषता में तीसरा है अधिकांश जाति के निश्चित व्यवसाय होते हैं, जैसे कुम्हार का घड़े बनाना, बढ़ई लकड़ी का कार्य आदि। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनमें अपना व्यवसाय फिक्स होता है, एकदम निश्चित होता है। जैसे बढ़ई को ही देख लीजिए कि बढ़ई का क्या काम है, फर्नीचर बनाना, लकड़ी के सामान बनाना, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, बेड, ये सारे लकड़ी के जो सामान है बढ़ई का काम है बनाना। तो जो बढ़ई की कास्ट में होते हैं वो यही कार्य करते हैं। कुम्हार का काम है घड़े बनाना, यानी वो मिट्टी के घड़े बर्तन बनाकर बेचता है।
उसके बाद देखिए जाति में ऊंच नीच का भाव होता है, जैसे ब्राह्मण ऊंच जाति और शुद्ध निम्न जाति। अब देखिए स्टूडेंट, जब जाति है और जब जातियां ऊंच नीच दोनों होती हैं, ऊंची जाति नीची जाति समाज में पाई जाती हैं, तो इसमें क्या है, भेदभाव होता है कि मतलब हम ऊंची जाति के हैं तो नीची जाति को लोग छुआछूत का व्यवहार, मतलब छुआछूत में भी भेदभाव रखते हैं। ऊंची जाति के लोग जो होते हैं वो निम्न जाति से, कि इनमें टच नहीं होना है, इनके घर की चीजें नहीं खानी है। तो इस तरह की चीजें, ऊंच नीच का भेदभाव भी हमें समाज में देखने को मिलता है। अब जैसे ब्राह्मण को देख लीजिए, एक समाज में ऊंची जाति है, शूद्र को देख लीजिए एक नीची जाति है, ठीक उसी तरह। तो उम्मीद करती हूँ कि जाति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए आपका जो जाति वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने विशेषता के साथ सब आपको नोट्स के साथ कंप्लीट करवा दिया। अब दूसरा एक और टॉपिक है संयुक्त परिवार। तो अब चलिए संयुक्त परिवार देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका दूसरा टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 5 में संयुक्त परिवार का अर्थ। तो संयुक्त परिवार क्या है समझिए। सामान्य निवास, सामान्य रसोई, उत्पादन की संगठित व्यवस्था, संयुक्त पूंजी, सामान्य भरण पोषण, सामान्य धर्म एवं दायित्वों का पारस्परिक रूप से निर्वाह तथा कर्ता की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार व्यवस्था कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए संयुक्त परिवार क्या है। सामान्य निवास यानी एक ही जगह पर निवास करना, यानी एक ही घर में एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियों का रहना, 3 भाई की पूरी फैमिली, माता पिता यानी दादी दादा हैं आपके, बड़े अब्बू हैं आपके यानी ताया चाचा, उनके बच्चे, उनकी बीवी, आप हैं, आपके फादर हैं, आपकी पूरी फैमिली है। तो 3 पीढ़ियों का एक ही छत के नीचे निवास करना, एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहना। सामान्य रसोई यानी एक ही रसोई, एक ही किचन में बना हुआ भोजन करना। उत्पादन की संगठित व्यवस्था यानी उत्पादन की पूरी व्यवस्था होती है इस तरह की फैमिली में। संयुक्त पूंजी, संयुक्त पूंजी का मतलब अब इस संयुक्त परिवार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मेल हैं, जितने भी पुरुष हैं, सब कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो सभी कार्य जब करते हैं तो जो उन्हें अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, सैलरी मिलती है। चाहे अगर घर का बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा, मतलब किसी कंपनी ऑफिस में जॉब करते हैं तो सैलरी होगी। तो उन्हें लाकर एक संयुक्त पूंजी इकट्ठा करते हैं और उसी पूंजी को वो कर्ता के हाथ में रखते हैं। और फिर कर्ता का काम क्या है कि उस पूंजी के द्वारा, उस पैसों के द्वारा वो एक अच्छे उत्पादन की व्यवस्था करते हैं। सामान्य भरण पोषण यानी कि सबका जो भरण पोषण है, सबके बीवी बच्चों का जितनी भी जरूरतें हैं सबकी एक जैसी होती हैं, तभी ज्वाइंट फैमिली चल पाता है। अगर ज्वाइंट फैमिली में सबको दो नजर देखा जाने लगे, किसी को अच्छे से खाना पीना दिया जाने लगे, किसी को कम दिया जाने लगे, तो ज्वाइंट फैमिली चल ही नहीं सकता। सबको एक बराबर लेके चलना होता है। सामान्य धर्म होता है यानी एक जैसा धर्म होता है। दायित्वों का पारस्परिक रूप से निर्वाह करना यानी जो दायित्व है फैमिली के वो सभी पर्सन में डिवाइड होती है, सभी घर के मनुष्य मिलकर उसको पूरा करते हैं। और कर्ता की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार व्यवस्था कहा जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिए कि संयुक्त परिवार क्या है। एक ही जगह पे निवास करते हैं, एक ही भोजन, एक ही किचन में बना हुआ भोजन करते हैं। संयुक्त पूंजी की व्यवस्था होती है, एक जैसा भोजन खाते हैं, सबका एक धर्म होता है। क्योंकि अगर एक फैमिली है तो क्या सबका अलग अलग धर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, एक धर्म होता है। तो इस तरह का जो परिवार होता है उसे संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। यह अति प्राचीन व्यवस्था है। अब देखिए, जो ज्वाइंट फैमिली है वो बहुत ही पुरानी व्यवस्था है। ये बहुत पहले से समाज में चलता आ रहा है। वैदिक मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि, अब देखिए जो वैदिक मंत्र है उससे पूरी तरह से ये क्लियर हो जाता है कि देखिए जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है वो बहुत ही पुरानी व्यवस्था है। और वैदिक मंत्रों से ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है। यानी जब वैदिक काल था तब से संयुक्त परिवार चलता है और आज के भी समाजों में संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। स्टूडेंट, संयुक्त परिवार क्या है उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में आएगा तो आप इसको अच्छे से बनाकर भी लिख लेंगे। किस तरह से बनाकर लिखेंगे? देखिए, एक ही घर में एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियों का रहना, एक किचन से, एक रसोई से बना हुआ खाना खाना, उत्पादन की संगठित व्यवस्था होती है, संयुक्त पूंजी होती है। ये सारी चीजें आप लोग बनाकर भी लिख लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए संयुक्त परिवार की परिभाषा, क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में हर एक कोई भी टॉपिक हो उसकी परिभाषा जरूर बताती हूँ, क्योंकि परिभाषा को एग्जाम में लिखने पे आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो अब देखिए संयुक्त परिवार का अर्थ जब लिखिएगा आप लोग एग्जाम में, तो फिर परिभाषा कम से कम 2 लिख दीजिएगा। तो देखिए श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार, श्रीमती इरावती कर्वे ये कहती हैं कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार क्या है? ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक ही घर में सभी लोग रहते हैं, 3 पीढ़ियों का होना जरूरी है, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, और क्या है, एक ही किचन में बना हुआ भोजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक घर में रहते हैं, घर तो एक है मगर किचन घर में ही 2 है, तो ये कभी संयुक्त परिवार नहीं कहा जाएगा। संयुक्त परिवार का मतलब ही ये होता है एक घर में रहना और एक ही किचन से बना हुआ भोजन करना। सामान्य संपत्ति से संबंधित है, और सबकी जो सामान्य संपत्ति होती है, ऐसा मत समझिए कि एक ही घर में रहे, किचन अलग हो, काम अलग हो, रहन सहन सब अपने हिसाब से हो, तो वो कभी संयुक्त परिवार नहीं माना जाएगा, वो एकल परिवार माना जाएगा। बस घर भले एक हो, जब एक ही घर में एक ही किचन में बना भोजन खाएंगे, सबके दायित्व बराबर होंगे, संपत्ति बराबर होंगी, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, यानी एक ही पूजा स्थान होता है उनके घर में, और घर के सभी व्यक्ति, सभी सदस्य उसी पूजा गृह में जाकर पूजा करते हैं। किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं, क्योंकि जब एक फैमिली में सभी लोग रह रहे हैं तो उनका रक्त का संबंध होता है। कभी ऐसी जॉइंट फैमिली आपने देखी है क्या कि एक साथ भाई रहता हो, फिर मोहल्ले के लोग रहते हो एक घर में? ऐसा नहीं होता है, भाई ही होते हैं और उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे ही रहते हैं, तो उसे ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे रक्त संबंध है? ऐसा आप लोगों ने देखा है कि मोहल्ले में एक घर है, उसमें एक फैमिली का एक भाई है, दूसरी फैमिली का एक भाई, तीसरी फैमिली का एक भाई, तो ये क्या है? ये संयुक्त परिवार नहीं हो सकता। रक्त संबंध होना आवश्यक है, एक ही घर में एक छत के नीचे रहना, एक ही किचन में बना हुआ भोजन करना और एक ही पूजा गृह में पूजा करना, ये क्या है? संयुक्त परिवार कहलाता है। उम्मीद करती हूँ श्रीमती इरावती कर्वे की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इनकी। अब देखिए डॉक्टर श्याम चरण दुबे का कहना है कि डॉक्टर श्याम चरण दुबे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से संयुक्त परिवार पर एक परिभाषा देते हैं। यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों और इनमें निकट नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिए, यदि कोई मूल परिवार एक ही साथ रहते हों, आपको बार बार बता रही हूँ, एक ही घर में रहेंगे, उनका निकट नाता होगा यानी रक्त संबंध होगा, ब्लड रिलेशन होगा, भाई बहन होंगे, एक ही स्थान पर भोजन करते हैं, एक ही किचन में बना हुआ भोजन एक जगह पे बैठ के सभी लोग एक साथ करते हैं और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बता दूं कि अगर एक परिवार है उसमें 3 भाई रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है, किसी की जो मतलब अगर मान लीजिए फैमिली बिजनेस है तो मिलकर कार्य करते हैं। अगर ऑफिस में सभी जॉब करते हैं तो समझ लीजिए कि अगर किसी की सैलरी 2 लाख रुपए है और एक भाई की सैलरी बस 1 लाख है और किसी की 50,000 है, तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में किसी की 2 लाख, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख सैलरी है, तो भी सबका खाना पीना एक जैसा ही होता है, सबके बच्चों का पालन पोषण की आवश्यकता जो है वो भी सेम होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में हर चीजें बराबर होती हैं। देखिए, अगर जो 50,000 कमा रहा है तो 2 लाख कमाने वाला ये नहीं कहेगा कि तुम बस 50,000 कमाते हो तो तुम्हें हम जब अच्छा खाना बनेगा तो हम खाएंगे, जब अच्छा नहीं बनेगा तो तुम्हें मिलेगा, उसके लिए अच्छा खाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है। अब सभी लोग चाहे 50,000 कमाए, 5,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, सबका जो पूंजी है वो संयुक्त हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और फिर उसी पैसे से मतलब रसोई का सभी सामान आता है, सबके बच्चों का पालन पोषण का सामान आता है, सबकी आवश्यकताओं के हिसाब से कपड़े आते हैं, जिनको जो चीज चाहिए सबका एक जैसा एकदम पूरा होता है, चाहे वो 5,000 कमाए या 1 लाख कमाए। संयुक्त परिवार में ये चीजें नहीं देखी जाती हैं, सबको एक नजर देखा जाता है, तभी एक संयुक्त परिवार चल पाता है, वरना नहीं चल पाएगा।
परिभाषा आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए संयुक्त परिवार की विशेषताएं। अब देखिए संयुक्त परिवार में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ज्वाइंट फैमिली की। देखिए पहली विशेषता ये है कि सामान्य निवास। सामान्य निवास का मतलब एक ही घर में एक छत के नीचे रहना। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने पूरा समझा दिया, सामान्य निवास, सामान्य रसोई। तो आप इसको एग्जाम में ना बनाकर भी लिख सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि ये टॉपिक आपका बेहद इजी है। आप देखिए संयुक्त परिवार का एक प्रमुख लक्षण या विशेषता यह है, लक्षण कहिए या विशेषता कहिए, बात क्या है, एक ही है। संयुक्त परिवार का एक प्रमुख लक्षण एक ही स्थान पर निवास करना है। संपूर्ण गृह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए खुला रहता है। अब देखिए वो सभी लोग एक घर में रहते हैं, सबका एक ही घर होता है और ये जो घर का दरवाजा है परिवार के हर एक सदस्य के लिए खुला है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हारा घर नहीं है। सभी लोग जब एक परिवार के सदस्य हैं तो सबके लिए वो घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है और आप इसको एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में जरूर आता है। अब देखिए दूसरा है सामान्य पाकशाला। अब देखिए सामान्य पाकशाला में स्टूडेंट्स आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में यानी एक संयुक्त परिवार में एक ही रसोई होता है, सभी लोग एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। अगर एक घर हो, किचन अलग हो, तो उसे हम संयुक्त परिवार नहीं कह सकते। इस तरह से आप बनाकर लिख दीजिएगा, एग्जाम में फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो आपका बेस होगा वो तो पूरा सही होगा। अब देखिए सामान्य पाकशाला, संयुक्त परिवार का दूसरा प्रमुख लक्षण एक सामान्य पाकशाला है, यानी एक रसोई घर है, एक ही किचन है, एक ही किचन में बना हुआ खाना सभी लोग खाते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य यहीं पर भोजन करता है। अब देखिए तीसरा है सामान्य कोष व संपत्ति। मैंने अभी आपको समझाया था कि चाहे 5,000 कमाए, 50,000 कमाए, चाहे 1 लाख कमाए, सबकी आवश्यकताओं को, सबकी जरूरतों को एक बराबर पूरा किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता तुम बस 5,000 रुपया ही महीना में कमाते हो, सबका एक बराबर पूरा होता है। संयुक्त परिवार का तीसरा प्रमुख लक्षण एक सामान्य कोष है। परिवार के समस्त सदस्यों की आय सामान्य कोष में जमा होती है तथा इनमें से संपूर्ण परिवार का व्यय चलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया 3 भाई हैं, अगर तीनों कमा रहे हैं तो एक सामान्य कोष बना होता है जिसमें सभी पैसे को रख दिया जाता है और सभी का जो मुखिया होता है वो कर्ता कहलाता है और जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होगा वही मुखिया होगा। चाहे तो अगर दादा आपके हैं तो दादा परिवार के कर्ता होंगे, दादा अगर नहीं है तो दादा के जो बड़े बेटा हैं वो परिवार के कर्ता या मुखिया होंगे। तो फिर वही ये डिसाइड करते हैं किस तरह से लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, मतलब कितना व्यय करना है, ये सारी चीजें उनके ही हाथ में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने लोग कमाते हैं सब एक सामान्य कोष में जमा हो जाता है, फिर उसी पैसे से पूरे परिवार के लोगों का खाना पीना, पालन पोषण की, कपड़े और हर एक चीज की आवश्यकता को पूरा किया जाता है और सबका एक बराबर पूरा किया जाता है। वह इस पर आधारित नहीं रहता कि किसने कितनी आय की है, अपितु वह प्रत्येक की आवश्यकता पर आधारित रहता है। देखिए अब यहाँ पे ये तो नहीं बता रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पर ये आधारित नहीं रहता कि किसने कितनी आय की है, यानी जिसने 5,000 की है या 50,000 की है, दोनों की आवश्यकताएं अगर हैं तो दोनों को एक जैसा ही सामान, कपड़ा, खाना पीना दिया जाएगा परिवार के अंदर। ये नहीं कहा जाएगा तुम बस महीने में 5,000 कमाते हो, क्योंकि संयुक्त परिवार का ये बहुत बड़ी विशेषता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सभी लोग बहुत मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, बहुत ही अच्छा परिवार होता है ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। और एक और टॉपिक पढ़ा आपने आज, जाति का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे, अगर लिख लेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफी खुशी होगी कि मैंने समझाया और आपको समझ में भी आ गया। तो देखिए ये आपका आज का वीडियो आपके यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2 था। अब बस आपका एक टॉपिक रह गया है जो है कि विवाह के ऊपर भी मैं जल्द आपका टॉपिक जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी और वो आपके यूनिट 5 का पार्ट 3 होगा। 3 पार्ट्स में आपका यूनिट 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से अपने सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
और स्टूडेंट्स का जो मॉडल पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम मॉडल पेपर, वो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। अगर आप देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।